So hi guys, welcome to the video. So as of now I'm making this video on 4th of November. अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखोगे तो निफ्टी ने अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट ऑफ 24,000 उसको ब्रेक कर दिया है। आज के टाइम निफ्टी अपने टॉप से 9% करेक्ट हो चुका है। और डजेंट मैटर आप अपने पोर्टफोलियोज में किस तरीके के स्टॉक्स रखे हो, मार्केट में लगभग हर तरीके के स्टॉक्स ही करेक्ट हुए हैं। अब अगर आप इस पूरी ही सेलिंग के कोर रीजंस के बारे में बात करोगे तो उसके तीन मेजर रीजंस हैं। सबसे पहले तो है चाइना की मार्केट का अंडर वैल्यूड होना और उधर की जो गवर्नमेंट है उसका स्टिमुलस पैकेजेस को अनाउंस करना, जिस वजह से हमने देखा कि हमारे मार्केट में केवल अक्टूबर के मंथ में हमें 1,14,000 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली इन इंडियन मार्केट्स। और ये सारा ही पैसा हमें चाइना जाते हुए देखने को मिला। सेकंड को रीजन निकल के आता है यूएस, जहां पर 5th ऑफ नवंबर को हमें यूएस के इलेक्शन के रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। और 8th ऑफ नवंबर को यूएस में जो फेड मीटिंग है वो अनाउंस होने वाली है, जिसके चलते मार्केट में काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी है। और पर्टिकुलर आज के दिन जो फॉलो में देखने को मिला 4th ऑफ नवंबर को, वो इसीलिए देखने को मिला कि जो ईरान है उसने ये अनाउंस कर दिया है कि वो इसराइल के ऊपर एक फुल फ्लेजेड अटैक करने वाले हैं। अब देखिए, इन सारे ही जियोपॉलिटिकल इवेंट्स पे तो किसी का बस नहीं है, पर आज के इस वीडियो में मैं आपको डेटा और फैक्ट्स के बेसिस पे ये समझाने की कोशिश करूंगा कि सबसे पहले तो जो हमें इंडिया से ये सारे एफआईस की सेलिंग देखने को मिल रही है और ये जो सारा ही पैसा चाइना में डिप्लॉय हो रहा है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्या ये सेलिंग आगे आने वाले मंथ में और भी कंटिन्यू रह सकती है, और अगर रहती भी है तो इससे इंडियन मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सेकेंडली मैं आपको ये बताऊंगा कि जहां पर हम सारी करेक्शन का बात कर रहे हैं, वहीं पर डेटा और फैक्ट्स ये भी बताते हैं कि आगे आने वाले एक साल के अंदर हमें हमारा निफ्टी 30,000 तक का मार्क टच करते हुए देखने को मिल सकता है। और उसके पीछे का भी सारा ही लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड थर्डली मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने पोर्टफोलियो को इस पूरे ही सिनेरियो में किस तरीके से डिजाइन करना है और कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है टू गेन द मैक्स आउट ऑफ दिस होल सिचुएशन। सो विद दिस हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट ऑफ डिस्कशन से, जो कि एफ की ह्यूज सेलिंग इन इंडियन मार्केट्स। सो एफ ने अक्टूबर के मंथ में अलोन 1,14,000 करोड़ से भी ज़्यादा की सेलिंग की है इन इंडियन मार्केट्स। और ये जो सारा पैसा है ये चाइना में शिफ्ट हुआ, बिकॉज चाइना की जो मार्केट है वो राइट ना काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। अब पॉइंट यहाँ ये है कि ये जो पूरी सेलिंग है ये मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग इसीलिए बन गई है बिकॉज ये जो नंबर है इसको अगर आप प्रीवियस बड़े क्रैशेस से कंपेयर करोगे तो 2020 में जब हमें पूरे मार्केट क्रैश देखने को मिला था मार्च में, तो उस तीनों ही मंथ में जो सेलिंग आई थी ये नंबर उससे भी बड़ा है। लेट मी टेल यू, जो 2008 में हमें ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला था, उस पूरे ही ईयर में जितनी सेलिंग हुई थी उससे भी ये जो आज अक्टूबर के मंथ का सेलिंग का नंबर है वो ज़्यादा बड़ा है। और इसीलिए लोगों को कंसर्न है कि अगर यही सेलिंग कंटिन्यू रहती है और ये पैसा चाइना में शिफ्ट होता रहता है तो क्या हमारे मार्केट्स और भी बड़े लेवल पे 15 to 20% तक का करेक्शन दिखा सकते हैं। तो इसको लेके मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ, पर बिफोर वी गो अहेड मैं आपको बताना चाहूंगा एम स्टॉक के बारे में। एम स्टॉक एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं जो कि आपको लाइफ टाइम के लिए जीरो ब्रोकरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और इनके प्लेटफॉर्म पे ये आपको दो अलग अलग प्लान्स ऑफर करते हैं। सबसे पहला इनका ₹0 वाला प्लान, जहां पर आप इनके साथ ₹0 में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो और आपको जीरो ब्रोकरेज देना पड़ेगा डिलीवरी, म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ वगैरह पे। और ऑल अदर सेगमेंट्स पे आपको ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के हिसाब से पे करना पड़ेगा। और इनका सेकंड प्लान जो कि मुझे पर्सनली फेवरेट लगता है वो है इनका 999 वाला प्लान, जहां पर आप इनको एक बार 999 पे करते हो अपने डीमेट अकाउंट ओपन करते वक्त, और आपको लाइफ टाइम के लिए डिलीवरी, इंट्राडे और एफएनओ जैसे सारे ही सेगमेंट पे जीरो ब्रोकरेज की फैसिलिटी मिलती है। इसके साथ ही अगर आप एडिशनल 999 रुपीज इनको पे करते हो तो आपको लाइफ टाइम के लिए जो एएमसी चार्जेस हैं वो भी फ्री हो जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट आई लाइक द मोस्ट अबाउट दिस प्लेटफॉर्म इज देयर मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जहां पर इनके इंटरेस्ट रेट 6.99% से ही स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि इंडस्ट्री में लोएस्ट है। और इसके कंपैरिजन में अगर आप बाकी ब्रोकर्स को देखोगे तो वो 12% तक का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। बात करोगे इनकी टेक्नोलॉजी की, तो ये आपको फंडामेंटल डेटा से लेकर टेक्निकल चार्ज आपको यहाँ पर सारी ही चीजें देखने को मिल जाएंगी। उनके सुपर फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन के चलते आप एक क्लिक से ही अपने ऑर्डर को प्लेस और एग्जीक्यूट कर सकते हो। और उनकी क्विक वॉइस सर्च के चलते आप किसी भी स्टॉक को वॉइस कमांड से ही सर्च कर सकते हो। एंड एट दी एंड अगर आप क्रेडिबिलिटी की भी बात करोगे तो एम स्टॉक को इस पूरी ब्रोकरेज इंडस्ट्री में 2 ईयर्स से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है, जहां पर इनके पास 15 लाख से भी ज्यादा यूजर्स हैं आज के टाइम, और जहां पर एक साल में उन सारे यूजर्स का ये 145 करोड़ से भी ज्यादा का ब्रोकरेज सेव करा चुके हैं। लेट मी टेल यू, एम स्टॉक मेरा एसेट के थ्रू बैक किया गया प्लेटफॉर्म है, जिनको कि इस पूरी इंडस्ट्री में 20 ईयर्स से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। तो एम स्टॉक का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, तो डू चेक इट आउट। सो कमिंग बैक टू द कैलकुलेशन, अब सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या ये सेलिंग हमें और भी कंटिन्यू देखने को मिल सकती है, और यस तो कितना फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, राइट नाउ अगर आप इंडियन मार्केट्स का पूरा ही साइज देखोगे तो वो निकल के आता है 4 करोड़ 50 लाख करोड़ रुपीज। और इसमें से अगर आप एफ DIIs और पब्लिक की होल्डिंग देखोगे तो FIIs अक्टूबर के मंथ से पहले पहले इंडियन मार्केट में 80 लाख करोड़ रुपीस की होल्डिंग रखते थे, जिसका रफली परसेंटेज टर्म्स में अगर आप निकालोगे तो निकल के आएगा 17.77%। इसके अलावा अगर आप DIIs को देखोगे तो उनकी होल्डिंग इंडियन मार्केट में 70 लाख करोड़ की थी, जो कि रफली हमें 16% देखने को मिलता है। और पब्लिक की होल्डिंग है 65 लाख करोड़, जिसकी परसेंटेज टर्म्स में वैल्यू 15% के राउंड निकल के आती है।
अब अगर आप अक्टूबर मंथ की एफ की सेलिंग को देखोगे, जो कि नंबर हमें 2008 की भी सेलिंग से बड़ा देखने को मिल रहा है, उसके परसेंटेज टर्म्स में अगर आप निकालो तो वो सेलिंग एफ की पूरी होल्डिंग का 1% से भी कम निकल के आता है। और अगर आप मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे कि ओवरऑल मार्केट के टर्म्स में उन्होंने कितनी सेलिंग करी है, तो वो निकल के आता है 0.25%। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ये जो मार्केट में नैरेटिव बनाया जा रहा है कि 2008 के क्रैश से भी बड़ी सेलिंग और 2020 के क्रैश से भी बड़ी सेलिंग हमें मार्केट में देखने को मिली, यहाँ पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि 2008 के टाइम पे हमारा निफ्टी केवल 6000 पॉइंट्स का ही था और हमारा जो मार्केट का टोटल साइज था वो आज के कंपैरिजन में 1/4 से भी कम था, यानी हमारा बेस ही काफ़ी ज़्यादा स्मॉल था। तो उसको तो आप 2008 या इवन 2020 से कंपेयर भी नहीं कर सकते। सेकेंडली आपको ये समझना पड़ेगा कि उस ड्यूरेशन में कि हमारा जो एफ का मार्केट में होल्डिंग हुआ करता था वो अराउंड 30 to 35% तक हुआ करता था, जिस वजह से एफ की सेलिंग से ही हमारे मार्केट्स काफ़ी बड़े लेवल पे करेक्ट होते थे। पर एज वी नो कि पिछले कुछ सालों में ये जो पूरा ही सिनेरियो है ये चेंज हुआ है। अब बात करते हैं कि क्या ये सेलिंग और सीवियर हो सकती है और कितने बड़े लेवल तक जा सकती है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि जब अक्टूबर के मंथ में एफ ने 1,14,000 करोड़ की सेलिंग करी इंडियन मार्केट में, तो भले ही वो उनकी टोटल जो होल्डिंग है 80 लाख करोड़ उसका केवल 1% था, पर उसका इम्पैक्ट ये पड़ा था कि निफ्टी 50 केवल अक्टूबर के मंथ में हमें 6.5% तक करेक्ट होते हुए देखने को मिला था। यानी एफ ने जब 1 लाख करोड़ की सेलिंग करी तो उनके जो बाकी के बचे हुए 7.79 लाख करोड़ रुपीज इन्वेस्टेड थे इंडियन मार्केट में, उसकी वैल्यू केवल एक मंथ के अंदर 6.5% से कम हो गई। अब जरा ये सोचिए कि एफ जो खुद है वो भी तो इंडियन मार्केट में पैसा ही कमाने आए हैं। अब अगर आपको लगता है कि अगर एफ वापस से 1 लाख करोड़ की सेलिंग करते हैं, जो कि अगेन उनकी टोटल होल्डिंग का 1.2% ही निकल के आएगा, पर उस सेलिंग के बाद अगर मार्केट वापस से 6.5% करेक्ट होते हैं, यानी अपने टॉप से 13% तक करेक्ट हो जाते हैं उनकी सेलिंग के बाद से, तो उनकी बाकी की बची हुई जो होल्डिंग है जो कि 78 लाख करोड़ रुपीस निकल के आती है, उसकी जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली 68 लाख करोड़ रुपीस बचेगी। तो ज़रा खुद सोचिए कि क्या वो अपनी 2 लाख करोड़ की सेलिंग के बदले अपनी जो वैल्यू है पैसे की उसको 10 लाख करोड़ तक कम करना प्रेफर करेंगे। और ऐसा नॉर्मल लॉजिक ही आप सोचोगे तो भी आपको समझ में आएगा कि इसके जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। खैर छोड़िए, अगर हम यहाँ पर ये भी मान के चले कि 1 लाख करोड़ की सेलिंग फिर से हमें इस मंथ भी देखने को मिलती है और हमारे मार्केट्स हमारे 22,500 के लेवल तक फॉलो होते हुए देखने को मिलते हैं। इधर भी अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि दो सिनेरियो अगर मैं आपको देता हूं, जिसमें एक सिनेरियो मैंने आपको दिया कि हमारा निफ्टी 26,000 के लेवल पर जब था वहां से फॉलो ही नहीं होता और हमारे मार्केट्स लगातार ऊपर जाते जाते और अगले एक साल में 30,000 का मार्क टच करते, तो क्या आप इसको सिलेक्ट करते? क्या आप दूसरे सिनेरियो को सिलेक्ट करते जहां पर हमारा निफ्टी 22,500 के लेवल तक फॉल हुआ और वहां से हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली? तो ऑब्वियस सी बात है आप में से सभी लोग सेकंड सिनेरियो को चूज करते, बिकॉज पहले सिनेरियो में भले ही आप मार्केट में इन्वेस्ट करते रहते पर आपको 14% के गेन मिलते बिकॉज निफ्टी करेक्ट बिल्कुल नहीं हुआ था। पर यहाँ पर अगर आप 22,500 के लेवल से भी इन्वेस्ट करते तो यहाँ पर आपके जो गेन्स हैं वो 33% के हो जाते। नाउ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, अगर आपको इस तरह की इन डेप्थ मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस पसंद आ रही है तो डू कंसीडर चेकिंग आउट आवर मेंबरशिप कम्युनिटी, जिसका कि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर हमारे चैनल पेज पर जाके आप उस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। एंड ऑल्सो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। अब राइट नाउ सबसे पहले तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूं कि अगले एक साल में निफ्टी 30,000 तक का मार्क टच कर सकता है। तो देखिए, वी ऑल नो कि पी रेशो का फॉर्मूला होता है प्राइस अपॉन अर्निंग्स। अब अगर आप निफ्टी के केस में निफ्टी की अर्निंग्स निकालने की कोशिश करोगे तो निफ्टी का करंट प्राइस अगर हम मान ले 24,300, जो कि आज से एक दिन पहले का प्राइस था, और 22.6 जो इसका पी रेशो चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग निफ्टी का ईपीएस निकल के आता है हमारा 1075। अब ये तो हो गया हमारे निफ्टी का करंट ईपीएस यानी करंट की अर्निंग्स। अब इसके बाद हम निफ्टी के पिछले 5 सालों की जो एवरेज अर्निंग्स ग्रोथ है उसको निकालते हैं। तो देखिए, अगर आप 2019 से 2020 तक का पूरा ही सिनेरियो देखोगे तो 2019 में ईपीएस निफ्टी का 423 था और करंट में हमने देखा 1075। इसके अकॉर्डिंग अगर एवरेज ईपीएस ग्रोथ निकालोगे तो निफ्टी ने पिछले 5 सालों में 20% सीएजीआर की एवरेज ईपीएस ग्रोथ दिखाई है। और अगर हम 20 की जगह मॉडरेट केस 15 भी ले लें तो 15% की एवरेज ईपीएस ग्रोथ हमने निफ्टी केस में देखी है। अब इसी निफ्टी के 15% एवरेज ईपीएस ग्रोथ के अकॉर्डिंग अगर हम नेक्स्ट ईयर का निफ्टी का ईपीएस का ग्रोथ निकालें तो उस पर नंबर निकल के आएगा 1236। और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम पी रेशो का फॉर्मूला इधर अप्लाई करें जो कि ये प्राइस अपॉन अर्निंग्स, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पी रेशो जानने की जरूरत है। अब पी रेशो में 27.5 इसीलिए लिया है बिकॉज हिस्टोरिकली अगर आप निफ्टी का पी रेशो देखोगे तो वो मैक्सिमम 27.5 से लेकर 28 तक गया है। और इसके बाद अगर आप ईपीएस ग्रोथ इसको इंटू करोगे 1236 का, तो नेक्स्ट ईयर लेवल निकल के आते हैं निफ्टी के 33,000 से भी ज्यादा, जो कि हमने 15% सीएजीआर ग्रोथ लिया है। वहीं पर अगर हम 10% का भी ग्रोथ ले ईपीएस में तो भी हमारे लेवल 32,500 निकल के आते हैं। यानी एकदम अगर आप बिलो एवरेज केस भी देखते हो निफ्टी की ईपीएस ग्रोथ का
तो भी इजीली आपको अगले साल तक निफ्टी 30,000 तक का लेवल टच करते हुए देखने को मिल सकता है। बट वी ऑल नो कि स्टॉक मार्केट कभी भी एक ही डायरेक्शन में और एक ही एवरेज स्पीड से ग्रो नहीं करते। कभी मार्केट में काफ़ी अच्छा आपको ईपीएस ग्रोथ देखने को मिलेगा और कभी कभी आपको मार्केट में कुछ एक साल तक ईपीएस ग्रोथ में कमी देखने को मिलेगी। तो मोटा मोटी अगर एक साल में वो एवरेज ग्रोथ नहीं भी बनाता है तो भी अगले आने वाले 1 से 2 सालों में वो जो पर्टिकुलर ईपीएस ग्रोथ हमने कैलकुलेट करी ये उसको कवर अप कर लेगा। अब यहाँ पर बात आती है कि व्हाट इफ कि अगले एक साल में हमें मार्केट में ये जो रिसेशन वगैरह की न्यूज़ देखने को मिल रही है ये सच हो जाती है। तो देखिए इस चीज़ को लेकर मैं ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो बना चुका हूँ जहाँ पर मैंने हर एक वीडियो में आपको यही एक ग्राफ शो किया है। तो ये ग्राफ आपको शो करता है कि पास्ट में 1998 से लेकर अभी तक जितने भी यूएस में रिसेशंस आए हैं उस सभी में आपको एक पैटर्न देखने को मिला है कि वहाँ के सेंट्रल बैंक्स ने जब तक वहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है और इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के बाद जैसे ही उन इंटरेस्ट रेट को उन्होंने कट करना शुरू किया वैसे ही यूएस में हमें एक रिसेशन देखने को मिला। ये चीज़ आपको 2020 की रिसेशन, 2008 की रिसेशन और 2020 की रिसेशन में सब में ही देखने को मिली थी। और सेम सिनेरियो भी हमें देखने को मिल रहा है जहाँ पर 2020 से यूएस ने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना शुरू किया और 2024 में अभी हमारे यूएस ने जो इंटरेस्ट रेट्स है उनको कट करना शुरू किया। और अगर आप इसी ग्राफ को थोड़ा और जूम इन करो तो एक और चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि जैसे ही आप 2008 का केस देखते हो तो रिसेशन ट्रिगर होने में आपको यूएस में 3 से 4 इंटरेस्ट रेट कट लग गए, फिर उसके बाद ही रिसेशन ट्रिगर हुआ। और यही चीज़ हमें 2008 और 2020 में देखने को मिली कि 3 से 4 इंटरेस्ट रेट कट बाद ही हमें रिसेशन देखने को मिला। तो यानी अगर हम इस केस में भी मान लें कि सिमिलर होगा तो अभी हमें ऑलरेडी एक इंटरेस्ट रेट कट देखने को मिल चुका है। और अगर हम मान लें कि फरवरी और मार्च के मंथ तक हमें 2 से 3 इंटरेस्ट रेट और कट देखने को मिलेंगे तो हो सकता है अगले साल मार्च के बाद हमें यूएस पे एक रिसेशन देखने को मिले। अब इससे पहले आप ये सोचो कि चलो यार अगले साल के मार्च के मंथ तक आते आते मैं अपनी होल्डिंग को सेल करना चालू कर दूंगा, तो उसके लिए मैं आपको एक और ग्राफ दिखाना चाहूंगा। तो देखिए ये जो मैंने आपको बताया कि मार्केट में भी रिसेशन आने वाला है और अभी जो हमारा पीक फेज के राउंड चल रहा है ये मैंने आपको बिजनेस साइकिल के बारे में बताया। पर आप हमेशा याद रखिए कि मार्केट में जो स्टॉक मार्केट साइकिल होती है और ये जो हमने बिजनेस साइकिल के बारे में बात करी रिसेशन वगैरह ये दोनों ही अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जहाँ पर हमारी जो स्टॉक मार्केट की साइकिल होती है ये फॉरवर्ड लुकिंग होती है, यानी हमारी एक्चुअल मार्केट में यानी एक्चुअल इकोनॉमी में जो जो चीज़ें होने वाली होती हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो पहले ही बिहेव करने लगता है। और जो डेटा मैंने आपको बताया कि आने वाले 3 से 4 इंटरेस्ट रेट कट बाद हमें यूएस में पास में रिसेशन देखने को मिला, ये बात मार्केट को भी पता है। एंड इसीलिए आप देख रहे हो कि जैसे ही यूएस में रिसेशन आने का टाइम होगा उससे पहले ही स्टॉक मार्केट में आपको अलग से पहले ही डिप देखने को मिल जाएगा। और जब यूएस में एक्चुअल में रिसेशन का फेज आएगा तब तक हमारे मार्केट ऑलरेडी 50% से ज़्यादा फॉल हो चुके होंगे। अब ये सब देखने के बाद जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि अगर अगले साल यूएस में रिसेशन आना ही है तो उस ड्यूरेशन में जब रिसेशन आ जाएगा तो उसके बाद मैं बॉटम पे बाय करना चालू करूंगा और अभी मार्केट में सेलिंग करना स्टार्ट कर देता हूं, तो इनके लिए मैं आपको एक और डेटा शेयर करता हूं। अगर आप इस डेटा की मानो तो जनवरी 2003 से लेकर दिसंबर 2022 के बीच में अगर आप मार्केट में केवल 10 बेस्ट डेज मिस कर देते मार्केट को टाइम करने की वजह से कि मैं बाद में इन्वेस्ट करूंगा बॉटम पे, तो उस 10 बेस्ट डेज को मिस करने के बाद आपका जो ओवरऑल रिटर्न है वो 50% से भी ज़्यादा फॉल हो जाता। और अगर आप मार्केट में 20 बेस्ट डेज मिस कर देते इन पूरे ही 20 सालों में तो आपके रिटर्न मोर देन 75% फॉल हो जाते। लेट मी टेल यू, ये जो मार्केट में 10 बेस्ट डेज की हम बात कर रहे हैं ये आप देखोगे अगर कब कब मार्केट में आए हैं तो आपको दिखेगा कि 2008 के बाद जब रिकवरी चालू हुई तब मार्केट में हमें अक्टूबर 13 2008 में 11% का गेन देखने को मिला था एक सिंगल डे में। वहीं अक्टूबर 28 के दिन 2008 में अगेन हमें 10% का मार्केट जंप देखने को मिला एक वन पर्टिकुलर डे में। और इसी तरह मार्च 2024 में जब मार्केट में क्रैश आया था तो मार्च 2024 में ही हमें 2020 में 9% का मार्केट गेन देखने को मिला था एक दिन में। अब सोचिए ऐसे में जो लोग ये सोच रहे थे कि मार्केट को मैं बॉटम पे टाइम करूंगा वो अगर ये 1 या 2 ही दिन मिस कर जाते क्योंकि किसी को पहले से तो पता नहीं है कि किस दिन मार्केट जंप करेगा, तो उनके जो रिटर्न है वो कितनी सिग्निफिकेंटली गिर जाते। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि सबसे पहले नेवर एवर ट्राई टू टाइम द मार्केट, और सेकंडली आपकी जो करंट होल्डिंग है उनको आपको ऐसे सेक्टर्स में शिफ्ट करना है जो कि रिसेशन प्रोन हो, जिसमें सबसे पहला आ जाता है हमारा फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स। जहाँ पर फार्मास्यूटिकल ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपको रिसेशन का कोई भी इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता एंड इसीलिए बड़ी बड़ी DIIs वगैरह भी राइट नाउ अपना पैसा फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पर आपको राइट नाउ नेटको फार्मा जैसी जो कंपनीज है वो काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यू स्टेज पे देखने को मिल रही हैं। सेकेंडली ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करिए जो कि इंडिया के प्रीमियमाइजेशन सेक्टर से बिलोंग करते हैं। अब प्रीमियमाइजेशन सेक्टर की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ऐसे लोग जो कि इन प्रीमियम चीज़ों को खरीदते हैं इनकी बाइंग पावर इतनी ज़्यादा होती है कि इन्हें रिसेशन वगैरह से ज़्यादा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। अब इन प्रीमियमाइजेशन थीम से कौन सी कंपनीज बिलोंग करती हैं जिसमें आपको बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं, उसके लिए आप स्क्रीन पर वीडियो को क्लिक कर सकते हो। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.